प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस सत्र का आज पहला क्लास है और सरकार के अनुसार सरकार की जो मंशा है कि इस कोरोना वायरस, प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, यह जो है आज से नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और यह नया सत्र ऑनलाइन से प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन क्यों लाया गया ये तो आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 के चलते पूरा देश इस समय बहुत ही दुखों से गुजर रहा है, लेकिन बच्चों को कोई असुविधा न हो, उसकी शिक्षण व्यवस्थाओं में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसे रोकने के लिए सरकार ने जो है एक अपना प्लान बनाया कि अगर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए तो उनके समय नुकसान नहीं होंगे, कुछ न कुछ उनको जो है उपलब्धि मिलती रहेगी। इस उपलब्धि को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड ने माननीय मंत्री जी दिनेश शर्मा जी के अनुसार यह जो है ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हुआ है। इस ऑनलाइन पढ़ाई में जितना हम लोगों से हो सकेगा बच्चों आप लोगों के लिए जो है प्रेषित किया जाएगा। और यह भी आप लोगों से निवेदन है कि जैसे ही कक्षा या पाठ्यक्रम समाप्त होता है, पाठ्य समाप्त होता है, तो उसमें आपको कोई प्रश्न ऐसे लगते हों या कहीं से आपको प्रश्न नहीं कर पा रहे हों तो उसका जो है तुरंत जो ग्रुप बना है उस ग्रुप पर आप क्वेश्चन भेजें, उसका उत्तर तत्काल जो है दिया जाएगा और आपकी जितनी कठिनाइयाँ होंगी उस कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन कोई व्यवस्थाएं तो नहीं है फिलहाल, जितना हम लोगों से अपने तरफ से व्यवस्था हो जा रहा है उस व्यवस्था के तहत आपको सुचारू रूप से क्लास को चलाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कहीं आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने पर ना समझ में आता हो तो उसको आप जो है ग्रुप में डाल करके फिर से पूछ सकते हैं। हाँ, मगर ये याद रखिएगा कि ग्रुप में अनावश्यक चीज ये सब बातें नहीं आना चाहिए या कहीं दूसरे तरह की चीज़ें नहीं आना चाहिए। एक बात को बहुत सबको गंभीरता से ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ नहीं, केवल विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी बातें होंगी हम लोगों की केवल विषय वस्तु संबंधित होगी। यह नहीं कि अनावश्यक चीज़ें उसमें ले आकर के डाल दें। अगर ये ले आएंगे तो आप यह जान लीजिए कि ग्रुप से आपको बाहर निकाल दिया जाए। केवल यह ग्रुप पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अन्यथा कोई दूसरी बात करना है तो आप अपने निजी ग्रुपों पर बात करिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस ग्रुप पर केवल और केवल जो है विषय वस्तु पर बातें होनी चाहिए। आपको कुछ पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर कहेंगे फिर रिपीट किया जाएगा, लेकिन जो है ग्रुप के ऊपर जो है अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस नए सत्र में जैसा कि बताया गया है कि कक्षा 11 में 2 वॉल्यूम था रसायन विज्ञान का, उसी तरह से कक्षा 12 में रसायन विज्ञान को 2 वॉल्यूम में 2 भागों में पढ़ाया जाना है। पहले भाग में जो है जो चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर जो है ठोस है, यहीं से प्रारंभ करेंगे। ठोस है, विलयन है, रासायनिक बलगतिकी है, सरफेस केमिस्ट्री है, पृष्ठ रसायन जिसको कहते हो, तत्वों का निष्कर्षण है। इसके बाद जो है तत्वों के निष्कर्षण के बाद जो है पी ब्लॉक जो है 15वें से लेकर के 18वें तक है। फिर डी और एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यह जो है फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर है। सेकेंड वॉल्यूम में आपको सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, उसमें केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वह नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ने हैं, बायोमॉलिक्यूलर जो है पढ़ने हैं और उसके बाद यूज है। इस तरह से यह चैप्टर को डिवाइड किया गया है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज जो है फर्स्ट वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। पहले वॉल्यूम का यानी पहले भाग का जो रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक की जो पहला जो पाठ है वह है सॉलिड यानी ठोस। पहले हम लोग ठोस की चर्चा करेंगे और ठोस में क्या क्या चीज़ें होती हैं उस सारी चीज़ों को ले आएंगे, आपके सामने प्रेषित करेंगे। अगर हम लोग ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें कि ठोस के बारे में चर्चा करना है कि ठोस है क्या। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि कक्षा 11 में आप लोगों को जो है
या द्रव और गैस अवस्था के बारे में बताया गया। कक्षा 9, 10, 11 में आप पढ़ चुके हो कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बेटा? पदार्थ की 3 अवस्था होता है। पहला अवस्था होता है जैसा कि आप जानते हो ठोस होता है। दूसरा अवस्था क्या होता है? द्रव होता है। और तीसरा अवस्था क्या होता है? गैस होता है। ठोस, द्रव और गैस, यह पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को 3 अवस्थाओं में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसमें आप द्रव के बारे में 11 में पढ़ चुके हैं, गैस के बारे में 11 में पढ़ चुके हैं। जब गैसियस स्टेट था वहां पर पढ़े थे, वहीं पर द्रव, विस्कोसिटी वगैरह आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग केवल बात करेंगे ठोस की। ठोस होता क्या है? ठोस कहते किसे हो? कहते हैं किसी पदार्थ की वह अवस्था। ठोस का डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा और इसको जो है नोट्स बनाते जाइएगा। ठोस क्या होता है? कहते हैं किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण यानी जिससे पदार्थ बना है। पदार्थ किन किन चीजों से बन सकता है? पदार्थ परमाणु से बनता है, पदार्थ अणु से बनता है, पदार्थ आयन से बनता है। तो जिनसे बनता है उसी को हम लोग अवयव कण कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण आपस में संतुलित होकर, आपस में जो है पैकेज होकर के, आपस में जुड़ करके एक ऐसे अवस्था का निर्माण करते हैं, या जो अवस्था का निर्माण करते हैं उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण आपस में इस प्रकार संकुलित हों कि वह आपस में स्पर्श करते हों, और उनके स्पर्श करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो कि एक अणु यह है, इस तरह से है। अब इनको हम इस तरह से कर रहे हैं कि यह आपस में, देखो यह आपस में क्या करने लगे? स्पर्श करने लगे। यह चारों अवयव कण आपस में स्पर्श करने लगे। तो यहाँ पर यह जो बनता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको ठोस कहते हैं। यानी ठोस किसको कहेंगे? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण कौन से होते हैं? परमाणु। पदार्थ किससे बन सकता है? परमाणु से बन सकता है। पदार्थ किससे बन सकता है? अणु से बन सकता है। पदार्थ किससे बन सकता है? आयन से बन सकते हैं। तो इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कण कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। यानी जिससे पदार्थ बनता है, जिससे अवस्था प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कण कहते हैं। अवयव कण कौन कौन से हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अर्थात फिर से सुन लो कि ठोस किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण आपस में संकुलित होकर, आपस में जुड़कर जिस अवस्था का निर्माण करते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस का क्या कारण होता है? ठोस किन बातों से ठोस बनता है? देखिए, किसी भी पदार्थ में बनने में 2 ही बातें होती है। एक ऊष्मीय ऊर्जा होता है, दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। यही 2 के कारण अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है। कहते हैं जब किसी भी पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम हो, और जब ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होगा तो पदार्थ के अणु आपस में क्या होंगे? नजदीक आएंगे, आपस में जुड़ेंगे, तथा उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, अंतर आणविक बल ज्यादा हो। इसके वजह से जो अवस्था बनता है वह सदैव क्या बनता है? ठोस बनता है। यानी ठोस बनने के लिए 2 चीजों का होना अति आवश्यक है। क्या क्या? एक ऊष्मीय ऊर्जा का, और दूसरा क्या होना चाहिए? अंतर आणविक बल का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम हो और आणविक ऊर्जा का मान जब अधिकतम हो, इससे जो अवस्था प्राप्त होता है उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस का डिफिनीशन हुआ, परिभाषा हुआ। अभी आपको बताएं कि परिभाषा इसका क्या होगा कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण आपस में संकुलित करके, आपस में पैकेज होकर के इस प्रकार जुड़ जाए कि वह आपस में स्पर्श करने लगे, इससे जो अवस्था प्राप्त होता है उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के क्या लक्षण है? कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे कि इसके लक्षण क्या है? तो पहली बात, तो पहला लक्षण यह होता है कि ठोस जितने भी होते हैं वह क्या होता है? दृढ़ होता है, ठोस होता है, रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। दूसरी बात कि वह असंपीड्य होता है। असंपीड्य, असंपीड्य मीन्स जिसको दबाया ना जा सके, वह असंपीड्य, नॉन कंप्रेसिबल होता है।
तीसरी बात कि इसमें विसरण नहीं होता, इसमें बहाव नहीं होता या डिफ्यूजन नहीं होता, इसमें विसरण नहीं होता। चौथी बात कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। पांचवी बात कि इनके अंतरा जो अवकाश होते हैं यानी अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह न्यूनतम होता है। छठी बात कि जब किसी ठोस को आप गर्म करते हो तो ठोस को गर्म करने पर वह क्या होता है, द्रव में बदलता है। जब किसी ठोस को आप गर्म करोगे तो वह किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो ठोस का द्रव में बदलने के लिए जिस ताप का प्रयोग करते हैं यानी जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी किसी भी ठोस का जो होता है द्रव में परिवर्तन करने के जिस ताप की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो यह जो है ठोस के क्या है, कैरेक्टर है कि यह जो है दृढ़ होता है, यह असंपीड्य होता है यानी जिसको दबाया नहीं जा सकता है, इसमें विसरण नहीं होता है, इसके अंतर आणविक बल का मान बहुत ही अधिक होता है, इसमें अंतरा अवकाश बहुत ही कम होता है और जब इसे जो है द्रव में परिवर्तित किया जाता है, द्रव में परिवर्तन करने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो यह ठोस के क्या रहे, कैरेक्टर है। पहले आपको क्या बताया कि ठोस क्या होता है, परिभाषा बताया है, फिर क्या बताया, ठोस का कैरेक्टर बताया कि ठोस के कौन कौन से कैरेक्टर है। तो यह ठोस के कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर है, यह रिज होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इसमें विसरण नहीं होता, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान बहुत अधिक होता है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मान यानी अंतर आणविक अवकाश, अंतरा आणविक अवकाश जिसको कहते हैं उसका मान बहुत ही कम होता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो यह द्रव में परिवर्तित होता है और जिस ताप पर यह द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यह जो है क्या है, सॉलिड के ठोस के क्या है, कैरेक्टर है, ठोस के लक्षण है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि ठोस कितने तरह के देखते हैं कि कितने तरह के ठोस होते हैं। हम लोग देखे हैं अपने जो है इस रोजमर्रा की जिंदगी में यानी जो हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में अगर हम लोग ठोस की बात करें तो ठोस को हम लोग कितने तरह से देखें, ठोस को हम लोग कई तरह से देखें। जैसे हम लोग ठोस में देखें कि जो धातु के पात्र होते हैं उसको भी देखें कि वह ठोस होता है, प्लास्टिक को भी देखे हैं ठोस होता है, कांच जो खिड़की वगैरह में लगे होते हैं उन कांचों को भी देखे हैं ठोस होता है, सोडियम क्लोराइड यानी जो आप लोग खाते हो नमक वह भी देखे हो ठोस होता है, फिटकरी आप लोग देखे हो ठोस होता है, पोटेशियम सल्फेट ठोस होता है, पोटेशियम क्लोराइड ठोस होता है, इस तरह से तमाम ठोस होते हैं। लेकिन इन ठोसों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर हम ठोस को वर्गीकृत करें तो ठोस दो तरह के होते हैं। देखो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस का प्रकार की अगर बात करें हम लोग कि ठोस के प्रकार कितने होते हैं तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, या क्रिस्टलीय ठोस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक ठोस लिया। दूसरा ठोस बेटा होता है कि दूसरा ठोस क्या होता है, दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको जो है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एमार्फस, एमार्फस सॉलिड। यानी हम लोग देखें कि ठोस कितने तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जिसमें अगर हम देखें कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे आप और किसको अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, तो पहली बात करते हैं केवल इसकी बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की भी बात करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग और क्रिस्टलीय ठोस की बाद में बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, जिसको आप लोग क्या कहते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हो। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, कहते हैं कि वह ठोस जिसमें अवयव कण, अवयव कण यानी कौन कौन से भी बताए हैं आपको, परमाणु या अणु या आयन,
कहते हैं जिसमें अवयव कण नियमित रूप से जुड़े होते हैं तथा जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। जिसमें अवयव कण नियमित जुड़े होते हैं और जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, उस ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह दीर्घ परास होता है। इसमें जो परास मिलता है, जो रेंज मिलता है, वह कैसा होता है? दीर्घ परास होता है, लॉन्ग रेंज होता है। यह जो होते हैं विषम दैशिक होते हैं। यह जो ठोस होते हैं वह कैसे होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। अर्थात परिभाषा क्या लिखोगे कि वह ठोस जिसमें अवयव कण नियमित जुड़े होते हैं तथा जिसकी ज्यामितीय निश्चित होता है, जो दीर्घ परास के रूप में होता है और विषम दैशिक होता है, उसे उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या सुने हो बेटा? क्या समझे हो? फिर से सुन लो एक बार डेफिनेशन को, एक बार परिभाषा को फिर से सुन लो कि किसी वह ठोस जिसमें अवयव कण नियमित जुड़े होते हैं, एक नियमित क्रमबद्ध होते हैं तथा जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, यानी 3 डायमेंशियल त्रिविम होती है, जो दीर्घपरास के होते हैं तथा जो विषम दैशिक होते हैं, उन ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। विषम दैशिक का मतलब क्या समझ रहे हो? ये विषम दैशिक क्या होता है? विषम दैशिक को देखो बताते हैं कि जैसे किसी पदार्थ का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। कोई पदार्थ इस तरह से रखा है, उसको दूसरी तरह से अगर हम रख दें तो विषम दैशिक जो लक्षण होते हैं, यानी विषम दैशिक लक्षण जैसे विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, अपवर्तनांक, यह सब जो लक्षण होते हैं विषम दैशिक होते हैं। यानी उसके डायरेक्शन को, दिशा को परिवर्तन करने पर जिसके यह लक्षण परिवर्तित हो जाए, उन लक्षणों को या उन गुणों को हम लोग विषम दैशिकता कहते हैं। बात मेरी समझ आई? विषम दैशिकता क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की वह लक्षण जैसे विद्युत चालकता, उष्मा चालकता या अपवर्तनांक, पदार्थ के परिवर्तन करने पर जब मापा जाता है तो उसके यह गुण भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? विषम दैशिक कहते हैं। ऐसा यह लक्षण क्यों प्रदर्शित करता है क्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि यह अभी कहा है कि इसके जो अवयव कण होते हैं वह क्या होते हैं? नियमित लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तरह का यह कण है, यह देखो इस तरह से इसके यह अणु है। दूसरे अणु जो है हम थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट कर दे रहे हैं कि यह जो है दूसरे अणु है इनके, यह सब एक तरह के हैं। या नियमित जैसे लगे हैं एक बार वैसे लगातार वैसे ही लगे रहेंगे, या नियमित क्रम बोला जाएगा इसको, या नियमित क्रम है। तो अगर यहां पर जैसे यहां से यहां हम रेखा खींचे, यह रेखा हमारी जो है ए से बी है, तो इस रेखा के दोनों तरफ देखो, आप इधर से इधर देखो, अगर यहां से इसको काटते हैं तो यहां पर इसके सारे अणु एक समान अणु दिखाई दे रहे हैं, तो इसका गुण क्या होगा? यह होगा। दूसरी तरह से अगर हम इसका सेक्शन दूसरी तरह से काटें, जैसे यहां से अगर हम इसको सेक्शन को दूसरी तरह से अगर काटें कि इसका या कटिंग चेंज कर दें कि इसमें क्या होता है, तब की बात अगर करें, जैसे यहां से यहां तक काटें तो यहां पर देखो यह गुण क्या हो गया? चेंज हो गया। एक तरह से एक अवयव यह है तो दूसरा अवयव यह हो जा रहा है, फिर यह हो जा रहा है, फिर इस तरह से यह बदल जा रहे हैं। तो इसके बदलने से जैसे देख रहे हो, यह हो जा रहा है, यह हो जा रहा है, यह हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रैंडम हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? नियमित हो गया। तो यह जो लक्षण देगा यह दूसरा देगा। जब इसके दिशा को परिवर्तित कर देंगे तो यह लक्षण यह दूसरा देने लगेगा, जिसके वजह से यह विषम दैशिक कहलाएगा। यानी इसके जब पोजीशन को हम चेंज कर देंगे तो इसके जो अपवर्तनांक है, इसकी जो चालकता है या इसके जो उष्मीय चालकता है, इसका माप क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस यानी विषम दैशिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे कौन कौन से विषम दैशिक हो सकते हैं, तो जैसे देखो आप, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फास्फोरस है,
आयोडीन है, ये सब क्या है, ये सभी जो है क्रिस्टलीय ठोस है। ये जितने भी हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को आप लोग क्या कहोगे, क्रिस्टलीय ठोस कहोगे। क्यों क्रिस्टलीय ठोस कहोगे, क्योंकि इनमें जो अवयव कण है वह परमाणु है या आयन है या अणु है। दूसरी बात कि यह जो होते हैं एक नियमित ज्यामिति में, निश्चित ज्यामिति में होते हैं, यह जो है दीर्घ परास होते हैं, यह विषम दैशिक होते हैं, इसलिए इन ठोसों को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यह ठोस क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। दूसरे तरफ चलते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है या एमार्फस क्रिस्टलाइन क्या होता है। एमार्फस क्रिस्टलाइन किसे कहते हो, यानी अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हो। तो अक्रिस्टलीय ठोस की अगर आप चर्चा करो तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे। अभी अभी कहे हो कि जिसमें जो है अवयव कण नियमित होते हैं, जिसकी ज्यामिति निश्चित होता है, और जो दीर्घपरास होते हैं, जो विषम दैशिक होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो बस उसका थोड़ा सा उससे डिफरेंट कर लो। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस जिसको क्या कहते हो आप लोग, एमार्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करो यह क्या होता है तब, तो यहां पर कहेंगे इनके अवयव कण क्या होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, यानी रैंडम होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। तो कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयव कण अव्यवस्थित होते हैं, जिसकी कोई ज्यामितीय नहीं होता, जो लघु परास होते हैं तथा समदैशिक होते हैं, उन ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे मान लो कि यह इस तरह का है, दूसरा ऐसे हो गया, और फिर यह ऐसे हो गया, फिर यह ऐसे हो गया, यानी अब यह लगातार ऐसे हो गया, इस तरह से ऐसे ऐसे रैंडम, कोई इसका निर्धारित नहीं। तो आप चाहे जैसे काटोगे या रैंडम ही देगा, ऐसे काटोगे तब भी रैंडम देगा, ऐसे काटोगे तब भी रैंडम देगा। तो यहाँ पर इसको चाहे जैसे काटोगे या रैंडम लक्षण देगा, तो इसका चाहे डायरेक्शन घुमा दो, मगर ये इसका गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इस लक्षण को हम लोग क्या कहेंगे, समदैशिक कहेंगे। तो कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयव कण अव्यवस्थित होते हैं, जिसकी कोई ज्यामितीय नहीं होती, जो लघु परास होता है और जो समदैशिक होता है, उन ठोसों को क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम आभासी ठोस कहते हैं, उनको सीडो सॉलिड कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। इसलिए ऐसे ठोसों को दूसरे शब्दों में अति शीतल द्रव भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे कांच है, शीशा आप देखते हो, प्लास्टिक है, रेजिन है, यह सब जो ठोस होते हैं, इन ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह जो कांच है या अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम कैरेक्टर को देखें तो इसमें जो है द्रव के समान इसमें भी बहाव के गुण होते हैं, लेकिन यह बहाव इतना स्लो होता है, इतना मंद होता है कि इसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। अगर बहाव होता है कि नहीं होता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर कोई बहुत पुराने भवन हो, बहुत पुराने मकान हो, उसमें कांच की खिड़की लगी हो, तो देखोगे कि कांच की खिड़की इस तरह से ऐसे लगी है, मान लो आप, तो देखो यह कांच के जो अवयव है, कंपोनेंट, इससे बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पर नहीं जा सकते। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि गुरुत्वीय बल के कारण इसके जो यहाँ से अवयव हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे की ओर इनका बहाव होता है। जब यह नीचे की ओर बहाव होता है तो यहाँ का जो सरफेस है, यानी नीचे आप देखोगे तो यह मोटा हो जाएगा, और ऊपर खिड़की के ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे यह मालूम होता है कि यह जो अणु है या इसके जो अवयव हैं धीरे धीरे जो है अप से डाउन की ओर आए हैं, यानी इसमें बहाव का गुण मिला है, जिससे यह निर्धारित होता है, यह निश्चित होता है कि यह जो ठोस है यह आभासी ठोस है, या इसको हम लोग अति शीतल द्रव कहते हैं। दूसरी बात कि इन ठोसों के जो गलनांक होते हैं वह निश्चित नहीं होता,
तीसरी बात कि इस प्रकार की ठोसों की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह अवलाक्षणिक गुण नहीं होता है। और अगली बात की यह जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर इसको हम लोग हीट करें, गर्म करें, तो यह क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप कांच लिए और कांच को हीट करो, जब कांच को गर्म करोगे तो धीरे धीरे कांच यह दुधिया रंग में हो जाता है। जब यह कांच दुधिया रंग में हो जाए तो समझ लेना कि यह अक्रिस्टलीय किस में परिवर्तित हो गया, क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो गया। तो यह रहा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। पहले बताए थे क्या क्रिस्टलीय ठोस, अब क्या बताया है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में आपको बताएं कि इसके अवयव क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, बिखरे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती है, यह लघु परास होते हैं, यह समदैशिक होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कांच है, प्लास्टिक है और रेजिन है। इस तरह से ठोस को हम लोगों ने कितने भागों में क्लासिफाइड किया, कितने भागों में वर्गीकृत किया। ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक जो है क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इस तरह से ठोस को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन हम लोग बताए हैं, आपको कहे हैं कि यह जो ठोस है यह आभासी ठोस है। इसको हम लोग आभासी ठोस कहते हैं, यानी छद्म, बस खाली महसूस हो रहा है कि ठोस है, जबकि यह ठोस होता नहीं है। यह क्या है, एक सुपर कोल्ड लिक्विड है, अति शीतल द्रव है। लेकिन अगर हम लोग पिछले जो ठोस की बात किए थे, जो क्रिस्टलीय ठोस की बात किए थे, वास्तविक रूप से ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। इसलिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, वास्तविक ठोस पढ़ना है। इसलिए अब इसकी चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग फिर जाते हैं पीछे, किसकी बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की। कि क्रिस्टलीय ठोस जो आप देखे हो कि इसमें क्या होते हैं, जो अवयव कौन होते हैं, नियमित होते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल नियमित निश्चित होता है, इसमें जो है लॉन्ग रेंज होता है, ये विषमदैशिक होते हैं। इसके आधार पर देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होते कितने प्रकार के। तो इस क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोगों यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो इनका जो है हम यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को अगर देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं बेटा? एक होता है, अब हम लोग बात करेंगे फिर से, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। यह क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहसंयोजक ठोस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। दूसरा होता है आयनिक ठोस, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। तीसरा होता है आणविक ठोस, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा होता है धात्विक ठोस, जिसको मेटालिक सॉलिड कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया बेटा? क्रिस्टलीय ठोस को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया। किसमें किसमें? सहसंयोजक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो यह ठोस जो क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यह जो है 4 प्रकार। इसमें देखते हैं कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। कहते हैं वह ठोस, इसकी पहले बात करते हैं, कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं। कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयव कण यानी परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे ठोस को
असंयोजक ठोस कहते हैं, जो बहुत ही कठोर होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। यानी कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयव कण आपस में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक अच्छा क्या है बताते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा। तो यहाँ पर जो ये परमाणु होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा जुड़े होते हैं। इससे जो बांड बना उस बांड को क्या कहेंगे, सहसंयोजक, और इस सहसंयोजक द्वारा जो सॉलिड बना उसे, इसी के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इस सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। और बच्चों बात करते हैं सहसंयोजक ठोस की, कि सहसंयोजक ठोस होता क्या है, यानी या किसमें आता है सहसंयोजक ठोस, क्रिस्टलीन ठोस। यह सहसंयोजक ठोस की बात कर रहे हैं हम लोग। सहसंयोजक ठोस कहते हैं कि यह भी एक क्रिस्टलीन ठोस है जिसमें अवयव कण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रकार के ठोस को क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यह जो होता है ठोस बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके जालक का निर्माण कर लेते हैं, एकदम जाल जैसा बना देते हैं, इसलिए यह ठोस क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है। यह अपने गलनांक से पूर्व ही अपघटित हो जाता है और अपने विकृति का, यानी जिसमें जो है विकृति न हो उस विकृति का यह क्या करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उसका जो है उसमें विकृति नहीं होने देता है। यानी यह अपने क्वथनांक से पहले, गलनांक से पहले ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, अपने स्वरूपों में परिवर्तन नहीं होने देता है। यह बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे बांड बने होते हैं, इसके वजह से यह प्रबल होता है और यह भंगुर होता है और इसमें विकृति नहीं हो सकती है। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का नाम सुने हो आप लोग, ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगता है वह ग्रेफाइट है। डायमंड है, हीरा, इसको तो बहुत जानते होंगे, बहुत ज्यादा इसका नाम है डायमंड का। सिलिकॉन कार्बाइड है, यह भी जो है सहसंयोजक ठोस है। सिलिका है, इसको भी जानते हैं आप, बालू, यह भी क्या है, सहसंयोजक ठोस है। इसमें जो है बोरान नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, यह सभी क्या है, सहसंयोजक ठोस है। इसमें जो बॉन्डिंग होता है वह कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इस प्रकार के ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, सॉलिड ठोस कहते हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन एक बात बता, कहते हैं कि यह जो ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं कि यह जो ठोस होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी इसमें विद्युत की चालकता नहीं होती है, विद्युत इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं किया जा सकता, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन आप यह भी कहते हो कि यह दोनों ग्रेफाइट और डायमंड दोनों जो है सहसंयोजक ठोस है, और कह रहे हैं यह प्रॉपर्टी इसका कहता है कि सहसंयोजक ठोस होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक है। दूसरी बात कह रहे हो यह ऊष्मा का कुचालक है। लेकिन यह कैरेक्टरिस्टिक सब पर लागू होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसमें अवयव कण क्या होता है, कार्बन होता है, इसके भी अवयव कण क्या होते हैं, कार्बन परमाणु, यानी दोनों यह जो ठोस देख रहे हो वह कार्बन परमाणु से मिलकर के बने हैं।
तो दोनों का व्यवहार, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। जैसे डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है, डायमंड जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग जानते हो कि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इसमें क्यों प्रवाहित की जा सकती है, इसमें क्यों प्रवाहित नहीं की जा सकती, या इसमें विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है, जबकि यह दोनों कैसा ठोस है, सहसंयोजक ठोस है। दोनों में जो अवयव कण है वह क्या है, केवल कार्बन परमाणु है। फिर भी यह क्या है, विद्युत का कुचालक है, और यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों होता है? इसमें बात करते हैं आपको कि यह डायमंड की पहले बात करते हैं कि यह जो डायमंड होता है इसमें जो है sp3 हाइब्रिडेशन मिलता है। इस डायमंड में कौन सा हाइब्रिडेशन मिलता है, sp3 हाइब्रिडेशन मिलता है। यानी यह कितना कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर यह स्ट्रक्चर है, यह डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यह कार्बन के कण हैं, यह सब कार्बन है। ये सब कार्बन है, ऐसे इसे ये दूरता जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन है, ऐसे ये दूरता जाएगा। यहाँ पर जो देख रहे हो कि यह जो कार्बन है, यह कार्बन देख रहे हैं, यह यहाँ से एक कार्बन से और जुड़ा होता है, यानी यह इस तरह से जुड़ा होता है। यह तो इसके, यह जो कार्बन की, इस कार्बन की बात कर लो या किसी भी कार्बन की बात कर लो, तो इसके सभी कार्बन 4 कार्बनों से जुड़े होते हैं। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यह चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए। और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होने के कारण इसलिए यह बहुत क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। जबकि ग्रेफाइट की अगर बात करें कि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में जो संकरण मिलता है वो कैसा संकरण मिलता है, sp2 संकरण मिलता है। और यह ग्रेफाइट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यह जो है डायमंड क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर यह जो ग्रेफाइट है यह लेयर में मिलता है, अस्तर में बनता है। यह इस तरह से दूसरा स्तर सपोज करो कि यह यहां पर जो देख रहे हो कि यह जो कार्बन है वह केवल 3 कार्बन से बॉन्डेड हो रहे हैं। यहां पर यह 3 कार्बन से बॉन्डेड, या जितने भी कार्बन हैं वह केवल 3 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। तो इस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से बॉन्डेड कितने हुए, केवल 3 बॉन्डेड हुए। एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री हो गया। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वह इलेक्ट्रॉन इन दोनों परतों के बीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन परतों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरित होता है, जिसके कारण से यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल होता है, यानी इधर उधर चल सकता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसकी वजह से यही गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। इसलिए यह जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, और यह जो डायमंड होता है यह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिक्त नहीं बचता और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिक्त बच जाता है, और वहीं बचा हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को ले जाने और ले आने का काम करता है। जबकि यह जो है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह इसको ले जाने और ले आने का काम नहीं करता है। ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, आपके सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से फिर दोहरा देते हैं कि वह ठोस जिसमें अवयव कण, परमाणु या तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, जो बहुत ही प्रबल होता है। और इस प्रबलता के कारण यह ठोस बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे इकाई जालक आपस में जुड़े होते हैं।
यह जो ठोस होता है उसमें विकृति नहीं होती, यानी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके ताप, अपने ताप के पहले ही यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। तो यह ठोस क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजक। एग्जाम्पल क्या क्या बताएं आपको, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, बोरान नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। यह सभी इस तरह के जो है ठोस जो होते हैं, उन ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यानी यह हुआ क्रिस्टलीय ठोस का पहला भाग, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इस क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे भाग की बात करते हैं। इस क्रिस्टलीय ठोस के इसके दूसरे की बात करते हैं कि इसका दूसरा कौन सा ठोस होता है। हम लोग कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस देखे थे, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। जिसमें अभी आप लोगों ने किसको देखा, सहसंयोजक ठोस को देखा। अब दूसरा किसकी बात करेंगे हम लोग, आयनिक ठोस की बात करते हैं। यह बी है आयनिक ठोस। कहते हैं वह ठोस जिसमें दो विपरीत आयन एक दूसरे विपरीत आयन को चारों तरफ से आकर के घेर लेते हैं, जिनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। उस प्रकार के ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। क्या होता है कि वह ठोस जिसमें दो विपरीत आयन एक दूसरे को आकर के चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, घेर करके जालक बना देते हैं। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और यह जो आयनिक ठोस होता है, इसमें आयन जो होते हैं यानी धनायन और ऋणायन, यह दोनों एक नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, अनियमित नहीं। क्योंकि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस में क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन होते हैं वह एक नियमित क्रम में होते हैं, और उस नियमित क्रम में जुड़े होने के कारण जो संरचना प्राप्त होता है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह जो ठोस का निर्माण हुआ है वह आयन द्वारा हुआ है, यानी दो विपरीत आयन आपस में आकर के क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और एक नियमित क्रम में जुड़ते जाते हैं। इससे जो जालक बनता है, इस जालक के कारण प्राप्त अवस्था जो है आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इस तरह के जो ठोस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। क्या क्या कहें आपको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड। यहां पर देखो यह धनायन है ऋणायन, धनायन है ऋणायन, धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन, यानी यह दो विपरीत आयनों से यह आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके वजह से जो ठोस बनता है उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। इस आयनिक ठोस में अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की बात करें, इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यह जुड़ा होता है। तो बताते हैं कि सोडियम के एक आयन को क्लोराइड के 6 आयन चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसी प्रकार से क्लोराइड आयन को के एक आयन को सोडियम आयन चारों तरफ से आकर के घेर लेता है, जिसकी वजह से जो जालक बनता है वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें कि कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह कैसे घन बना देता है। यहाँ पर देखो आप, जैसे यह एक कोई भी ठोस जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्यूब, घन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या क्यूब है। यह आपका क्यूब बन गया।
देखो कि यह है बड़ा वाला गोला जो दिखाई दे रहा है, यह जो है क्लोराइड आयन है, और यह छोटा वाला जो गोला दिखाई दे रहा है यह सोडियम आयन। धन आयन का आकार छोटा होता है, ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, इसलिए जो है डिफरेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो है भिन्न भिन्न जो है उनको क्या किए हैं, एक को 6, यानी यह जो आपको जालक दिखाई दे रहा है यह क्या है, सोडियम क्लोराइड का जो है स्ट्रक्चर है कि इसके ठोस का स्ट्रक्चर ये एक तरह से बनता है कि इसके एक आयन को 6 आयन चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो एक आयन को 6 आयन चारों तरफ से घेरते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें इसकी, अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, एक तो ये नीचे से आएगा 6, इस तरह से बराबर घेरते चले जाते हैं। तो सोडियम के एक धन आयन को क्लोराइड के 6 ऋण आयन चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी तरह से क्लोराइड आयन के एक को जो है सोडियम आयन का 6 चारों तरफ से घेर करके क्या बना देते हैं, जालक बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। इस तरह से ठोस संरचना क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठोस आपको समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास होगा, यानी 2 क्या बचा हुआ है, एक बचा है मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा बचा है जो है धात्विक सॉलिड। तो अगले जो है वीडियो में दूसरा या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक यह समाप्त हुआ जो है क्या, सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आणविक ठोस क्या होता है और धात्विक ठोस क्या होता है, और फिर इसके बाद आगे की बातें बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।